वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुरू करते हैं द हिंदू। आज का तारीख है 14 सितंबर। ठीक है, आज क्या क्या स्पेशल है आज बताएंगे। 14 सितंबर को कौन सा दिवस है आज। हालांकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है, तो हिंदी दिवस की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। तो क्या निपाह के राइज टू 5 इन केरला 789 कंटेंट केप टू अंडर वॉच। ठीक है, इसके बारे में अब हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, केरल में निपाह के मामले बढ़कर 5 हुए और 789 संपर्कों पर नज़र रखी गई है। 789 जो संपर्क है उस पर रखी गई है। ठीक है, कोझिकोड जो वहाँ के एक ज़िला है वहाँ पर ये मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। ठीक है, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, केरल के कोझिकोड जिले में तीसरी बार निपाह संक्रमण का मामला दर्ज हुआ। इससे पहले 2018 में आया था, फिर 21 में, और फिर ये अभी निपाह का मामला अधिक है। ये किससे फैलता है ये इसका फैलने का कारण ये सुअर और जंगली जानवरों से फैलता है। सुअर और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से ये फैलता है। ठीक है, और इसमें 24 विभाग की 2 मृत्यु, इसके बारे में मैंने कल अच्छे से डीपली एनालाइज कर पिछले पेपर में आपको बताया था। तो आप वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ है नहीं, कितने पॉजिटिव आए कितने इसके संपर्क में हैं, बस इसी के बारे में ये बताया गया। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और इसमें ज़्यादा बताकर आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। जो आज इम्पॉर्टेंट है उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, हालाँकि ये भी एक है कि संसद की 75 साल की यात्रा की चर्चा के विशेष सत्र में CEC प्रेस पर विधेयक पर विचार के 18 से 22 सितंबर चलने वाला संसद के विधेयक सत्र में एजेंडा का सस्पेंस खत्म करते हुए संसदीय बुलेटिन का पता चला है। ठीक है, दोनों सदन संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा शुरू करेंगे। जो दोनों सदन है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, दोनों सदन के 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों का क्या किया जाएगा, 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी, शुरू की राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, बुलेटिन में कहा गया है कि 18 सितंबर में संविधान सभा की उपलब्धि, अनुभव, स्मृति और सीखों पर शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा पूर्ण रूप से की जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ खास इसमें जो है मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट। ठीक, और कुछ है नहीं, इसमें चर्चा किया जाएगा। अब ये 18 तारीख को होगा, तो 18 तारीख इस पर अच्छे से डीपली एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, राज्यसभा ने बुलेटिन में कहा कि 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें राज्यसभा के विधेयक में 3 बिल पेश किए जाएंगे विधेयक। ठीक है, और डाकघर से संबंधित कानूनों से समीक्षित संशोधन करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और नियुक्त सेवा शर्तें कार्यालय की अवधि विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सेवा शर्तों कार्यालयों की अवधि विनियमित करने के लिए आयुक्त और निरीक्षण के संशोधन विधेयक 2023 के कुछ अधिनियम को निरस्त करने और एक अधिनियम को संशोधन करने के लिए लोकसभा और अभिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 की प्रेस आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पर विचार करेंगे। ठीक है, अब इस पर विचार करेंगे। अब इस पर कुछ ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया। ठीक है, ये मीडिया के माध्यम से जो इसकी न्यूज़ निकली है, ऑफिशियली अभी ये है नहीं। ठीक, 18 तारीख को ये पता चल जाएगा कि इस 3 बिलों के बारे में चर्चा किया जाएगा। हालांकि मेरे अंदाज से लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए मॉकरी ऑफ ए पेडोजिक इथिक्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ये है ना। इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं हम लोग। आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आपके लिए स्पेशली रूप से मैं लाया हूँ। ठीक है, शैक्षणिक नैतिकता का मजाक एवं बंधन का टूटना, इन्होंने कहा है। ठीक है, क्या क्या कल्पना कीजिए यदि वर्षीय छात्र में सहपाठियों में एक दूसरे से थप्पड़ मारने के लिए कहा हो, तो और लोग धीरे से ऐसा कहते हैं कि लड़कों को जोर से मारने के लिए कहा। किसी ने ये कहा, स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होती है कि शिक्षक की प्रशिक्षण कहाँ हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया कि शिक्षक की प्रशिक्षण कहाँ हुई, ट्रेनिंग कहाँ हुई है, और किसी बच्चे को मार देता है। शिक्षक हजारों अन्य लोगों की तरह एक शैक्षिक उद्यमी है। इन्होंने कहा कि वो शैक्षिक उद्यमी है, जैसे हजारों अन्य स्कूलों की तरह यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि इस घटना पर कारण हलचल मच गई है और शायद कुछ शर्मिंदगी भी हुई है। ठीक है, शिक्षक परिसर में अंतराल स्कूलों में समाचार नियमित रूप से हमेशा याद दिलाते हैं कि 1 दशक पहले लागू किए गए शिक्षा के अधिकार RTI अधिनियम द्वारा उत्पन्न
उत्पन्न गति कम हो गई है। आरटीआई की गुणवत्ता संकेतक निर्धारित किए गए थे। कुछ समय के लिए कुछ राज्यों में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में आरटीआई अनुपालन मानदंड का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसमें ये आरटीआई के बारे में बताया गया, उसमें कुछ खास तो है नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक, हालांकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें है कि 2008 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यगंत न्यायमूर्ति जीएस के तहत आयोग नियुक्त किया गया। ठीक, वर्मा का शिक्षक प्रशिक्षण की विभिन्न बीमारियों की जांच करने के लिए कहा गया। 2012 में प्रस्तुत की गई शानदार रिपोर्ट में कहा गया है कि आशा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की दर्जा को ध्यान मिलेगा, और लेकिन यह आशा है कि अल्पकालीन साबित हुई है। ठीक है, शिक्षण राज्य द्वारा गुणवत्ता का सुधार छलावा साबित हुआ है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए एक मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा है कि एनसीईआरटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री धारकों को प्राथमिक स्तर पर बढ़ाने की अनुमति देते समय अपना दिमाग नहीं लगाया गया है। बीएड पारंपरिक रूप से माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर की ये कहानी बताया गया जो यूपी में है। थप्पड़ मारने के लिए कहा गया है। शिक्षकों ने अपने छात्रों से दूसरे छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा है। ये घटना कहाँ की है जिस पे ये चर्चा हो रही है? ये घटना है मुजफ्फरपुर के उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहाँ शिक्षिका ने अपने छात्रों को दूसरे छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा, और भी मार्मिक है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि इस पर आपके विचार क्या है। माता पिता के मामले में आगे बढ़ाने से बच्चे को सलाह दी गई थी। ठीक है, कुछ साल पहले दंगे हुए थे, कथित तौर पर इसी बार पर विचार किया गया। इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर चर्चा करना इम्पोर्टेंट है, और शिक्षक से संबंधित जो चीज़ें है इस पर समझना आपको ज़रूरी होगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसी ट्यूटोरियल में कुछ खास नहीं, आगे के ट्यूटोरियल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें जो है आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर अच्छे से देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने ये हिंदी में लाया जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है, और ऊपर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, द कॉम्प्लेक्स पैथ ऑफ द बायोस्फीयर सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि जो बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, उसके बारे में सततता के बारे में बताया गया है कि जैव ईंधन स्थिरता की जटिल मार्ग है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूटोरियल का सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, जैव ईंधन के बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप अच्छे से देखकर समझ पाएंगे जैव ईंधन के बारे में। जैव ईंधन आखिर है क्या, और जैव ईंधन में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जैव ईंधन से संबंधित जैव ईंधन से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये अच्छे से मैंने बताया है। जैव ईंधन में तरल जैव ईंधन होता है, ठोस जैव ईंधन होता है, और बायोडीजल जैव ईंधन होता है, और एक और ईंधन होता है। मतलब चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छे से जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है, दुनिया भर के इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभुत्व जैव ईंधन पर काम करने के लिए निरंतर औचित्य की आवश्यकता थी। देखिए, जैव ईंधन का पूरा कार्य है कि बताया गया। इस पर एक अलायंस भी बना हुआ है 9 सितंबर को G7 में। ठीक है, बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर में, जैव ईंधन के ऊपर में, जिसमें 8 देश एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें जैव ईंधन का कार्य यह है कि पेट्रोल में 20% क्या इस्तेमाल किया जाए, एथेनॉल का इस्तेमाल कर मिश्रण कर पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण कर इसका उपयोग किया जाए, और जिससे कि पेट्रोल की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से और खाद्यान्न से बने हुए एथेनॉल को पूरा करने की उम्मीद है इसमें। ठीक है, इसमें बारे में बताया गया है। ये कुछ खास कारण नहीं है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया। आगे नीचे देखते हैं। मतलब कि 2025 से 26 तक पेट्रोल में E20 के साथ 20 इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का नीति लक्ष्य लगभग पूरी तरह से गन्ने और खाद्यान्न से बने आईजीओ इथेनॉल का पूरा उम्मीद किया जाता है। देखिए, में इम्पॉर्टेंट है क्या कि इथेनॉल का इस्तेमाल कैसे होता है। ये गन्ना होता है ना, गन्ने के अच्छे तरह से किडविन कर इसको किडविन बोला जाता है। किडविन कर गन्ने को अच्छे से किडविन कर क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, और भारत में अपने 5 सालों से 2023 में ही अपने 2025 की सारे आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से कर लिया है। ठीक है, पूर्ण कर लिया है। 5000 ऐसे ही कुछ है, 5000 टन के ऐसे कुछ में आसपास में इसकी आंकड़ा है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। कुछ है
कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको जीएस में बहुत हेल्प होगी। और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी पेपर जीएस के पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। खाद्य उत्पादन, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसमें वजह से अधिवेश उपज की ऊर्जा की ओर मोड़ना और विशेष रूप से ऊर्जा के लिए फसल उगाना टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती। सबसे पहले भारत की फसल पैदावार पहले से ही स्थिर हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से पैदावार कम होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि खेती के तहत समान क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के समय के साथ उत्पादन करेगा, लेकिन बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए सम्मिश्रण लक्षणों को पूरा करने के लिए हमारी रणनीति अधिशेष फसल उत्पादन पर निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये बताया कि दूसरा मिशन विश्वविद्यालय में नेतृत्व हाल ही में किए गए हैं। क्या किए गए? अध्ययन में पता चला कि भूजल की कमी की दर मौजूदा दर की तुलना में 2040 से 81 के दौरान 3 गुना हो सकती है। भूजल की कमी जल की कमी है 2040 से 81 के दौरान 3 गुना कम हो सकती है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। और फसल में पानी की आवश्यकताओं को वृद्धि के कारण ऐसे सीमित संसाधनों, चाहे वो भूजल हो या कृषि योग्य भूमि, ईंधन मुकाबले खाद्य उत्पादन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादन पर ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। और तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में कृषि क्षेत्र सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है। इसीलिए परिवहन के क्षेत्र में जीएचसी उत्सर्जन को कम करने के लिए मोटर ईंधन उत्पादन के लिए इस क्षेत्र में जीएचसी उत्सर्जन बढ़ाना एवं अनावश्यक संतुलन पास है, जिससे बहुत कम शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। भारत में अधिशेष चीनी उत्पादन से निपटने के लिए इथेनॉल मिश्रण नीति एक अच्छी रणनीति रही है। अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए और अच्छी रणनीति अतिरिक्त गन्ने की खेती को कम करना होगा। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि चीनी उत्पादन से निपटने के लिए अच्छी रणनीति अतिरिक्त गन्ने की खेती की कम करने होगी, जो और आवश्यकता होती है उसको कम करनी होगी। क्यों कहा कि किसानों की बढ़ती आय को अक्सर एक सफ़ेद झंडे के रूप में लहराया जाता है। गन्ना एक लाभकारी फसल होने के कारण अन्य चीज़ों की तुलना में सरकारी हस्तक्षेप से अधिक जुड़ा है, ठीक है। उत्पादन इकाइयों, इसका मतलब ये है कि अगर चाहें तो साधारण फसल को गन्ने की तरह लाभकारी बनाया जा सकता है, इनका मानना है, ठीक है। टिकाऊ जैव ईंधन उत्पादन, कम पानी एवं जीएचसी पदचिह्न के साथ फसल अवशेषों को अन्य अवशिष्टों से किया जाता है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, पिछले सप्ताह में नई दिल्ली में एक ये बताया था ना आपको कि एक अलायंस बना हुआ था, ठीक है। और एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ जैव ईंधन विकास मजबूत उम्मीद है। वैश्विक सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऊर्जा परिवर्तन आयोग में नेट जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के भीतर जीव संसाधन और अपनी रिपोर्ट सिफारिश की कि बायोमास को उन क्षेत्रों में उपयोग में प्राथमिक दी जानी चाहिए। देखिए बायोमास क्या होता है, बायोमास के बारे में मैंने विवरण बताया। बायोमास क्या है कि पेड़ों, ठीक है, पेड़ों, लकड़ियों, ठीक है, इसके सड़ने, पेड़ पौधे और गोबर को जो सड़ने से जो बायोमास उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को ही बायोमास बोलते हैं। जो सड़ जाते हैं और एक दुर्गंध पैदा होती है, उसी को बायोमास बोलते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है, जैव ईंधन क्या है इसके बारे में पूर्ण रूप से मैंने बताया। और 3 मिनट का वीडियो, 3 मिनट में अच्छे से डीपली एनालाइज कर आप सब इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप मेरे चैनल पर ही मिलेगा और कल ही अपलोड हुआ है, तो रिसेंट अपलोड हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, जिसमें पूर्ण रूप से विद्युतीकरणीय को प्राप्त करने के लिए समय लग सकता है और कटौती हो सकती है। पेट्रोल वाहन के लिए वर्तमान एथेनॉल मिश्रण को लक्षित किया गया, शायद नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए टिकाऊ जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक 3 गुना करने की आवश्यकता है, जिससे कुछ अन्य शमन विकल्पित है। हालांकि आईजी एथेनॉलिक बिल पर फिट होने की संभावना नहीं हो सकता है, ठीक है। खासकर अगर उत्पादन विकेंद्रीकृत है, ले फसल अवशेषों को केंद्रीय विनिर्माण और संयंत्र से बड़ी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे 2G संयंत्र के पैमाने में अर्थव्यवस्था हासिल करने पर असर पड़ सकता है, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में मैंने बताया था। बायोमास की आपूर्ति और श्रृंखलाओं को पूरा करने के विकेंद्रीकरण जैव ईंधन को स्थापित करना नवाचार प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
ठीक है। जो इसका की पॉइंट है आपको इसको भी नोट जरूर करिएगा ये वाला, ठीक है। और आगे क्या है अपेक्षित है, बस जो इम्पोर्टेंट मैंने फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक। आगे क्या है इसमें देखते हैं, ये वाला क्या है, यूनिफाइड अप्रोच, ठीक है। यूनिफाइड अप्रोच है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिफाइड अप्रोच क्या है, ठीक, एकीकृत दृष्टिकोण है ना, स्वास्थ्य के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण, जीनोटिकल स्पिल ओवर को रोका जा सकता है, एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। एक ही स्थान पर 2 बार बिजली गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन निपा वायरस की कोझिकोड फिर से कहर बरपा रहा है, ठीक है। मतलब एकीकृत दृष्टिकोण पे बार बार ध्यान दे रहा है, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। 2018 में ये आया था, फिर 23 लोग 21 लोग संक्रमित थे, ठीक है, निपा वायरस के बारे में। इसमें कुछ खास है नहीं। और ये क्यों होता है, ये जानवरों के मनुष्य के संपर्क में आने से होता है। इसमें हाल ही में अभी 2 लोगों की मृत्यु हुई, कल का न्यूज़ आप जाकर पढ़िएगा, मैंने अच्छे से उस पर कल का 13 सितंबर वाले पे बताया है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या क्या कहा, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने बता दिया कि ये कब कब आया। इसका पिछले प्रयोग 2018, 19 और 2020, ठीक है। ये इस वक्त अभी चर्चा में है, ठीक। और उसमें कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। रोकथाम के लिए उपाय क्या है इसमें बुक, और ये किस लिए फैलता है, तो निपा मामले में फल चमगादड़ों के मूल निवासों के क्षेत्र के प्रति गतिविधि तेजी से विस्तार है, ठीक है। आगे क्या है, दृष्टिकोण शुरू करने की आवश्यकता है। वन हेल्थ अवधारणाओं की गहरी सराहना और जानवरों और पर्यावरण को स्वास्थ्य संतुलित करने के लिए अनुकूलित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण इस विश्वास के साथ मनुष्य सजीवन में रहते हैं और एक स्वास्थ्य दूसरे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, उतना खास नहीं, जो प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, ठीक है। किससे फैलता है, चमगादड़ों और सूअरों के संपर्क में आने से फैलता है, वो बताया ही था, ठीक। अब थोड़ी सहायता, ठीक है, इसी एडिटोरियल में दिया हुआ है, आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विफलता में विकास की जोखिम बढ़ गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए विफलता को विकास में जोखिम बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज महीने नवीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें क्या किया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना CPI, तो जो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति वास्तव में नियंत्रण में आना शुरू हो गई है। हालांकि साल दर साल मुद्रास्फीति की डेडलाइन अगस्त में थोड़ी कम हो रही है, मतलब कि 6.83 हो गई है। मैंने इसके बारे में कल भी बताया था कि जो 7 दशमलव कुछ थे, 7.63 थे, तो इस महीने पिछले महीने कितने थे, 7.63, और इस महीने 6.83 हो गई है, मतलब कुछ कम हुई है अगस्त में। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में असुविधा के लिए रूप में 10% से करीब बनी हुई है, और उपभोक्ता को वास्तव में 10.4 की खाद्य मुद्रास्फीति की सामना करना पड़ा है। CPI की हैवी वेट और खाद्य पेय पदार्थ समूह की 12 वस्तुओं में से 11 की कीमतों में वृद्धि हुई है। बोला गया 12 वस्तुओं में से 11 कीमतों में वृद्धि हुई दर्ज की गई है। जैसे तेल वसा के साथ साथ एकमात्र वस्तु है जिसमें साल दर साल गिरावट दर्ज की गई है। 9 महीने में पहली बार क्रमिक वृद्धि की गई था। सब्जियों खाद्य पदार्थों में बादल में छाए हुए हैं, ठीक है। और टमाटर में बढ़ा हुआ रेट और बताया गया बास्केट में 5.88% इस महीने के दर पर अस्फीति प्रमुख कारण था, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर से आलू प्याज खाना पकाने के लिए खाद्य पदार्थों जो उन 7 वस्तुओं में से थे जिनमें क्रमिक मुद्रास्फीति क्रमशः 2.3 से 12.3 जारी रहेगी। सुनिश्चित हो गया है कि नीति निर्माता राजनीतिक रूप से संवेदनशील सब्जियों की कीमतों पर प्रति निगरानी रखने के असमर्थ हो गए हैं। मतलब जो राजनीतिक रूप से इसमें निगरानी रखते हैं उसमें निगरानी में असमर्थ हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले महीने 31 दिसंबर तक बल्ब के विदेशी शिपमेंट में 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था। जो बल्ब था उसमें शिपमेंट में 40% निर्यात लगाया गया था। कीमतों प्याज में कीमतों जारी तेज़ी से काफ़ी बढ़ी, काफ़ी चिंतित है। उपभोक्ता मामले में आंकड़ों पाया गया कि 13 सितंबर तक को प्याज की आखिरी भारतीय औसत खुदरा कीमत 23.33 रुपये प्रति किलो थी। 19 अगस्त को 30 रुपये 72 पैसे से 8.7% अधिक थी। जब सरकार ने शुल्क की घोषणा की थी तो मुद्रास्फीति की निकट अवधि
की अवधि की थी। ठीक, मुद्रास्फीति के लिए निकट अवधि दृष्टिकोण को मानसूनी वर्षा को स्पष्ट कमी सहित अन्य कारकों को अधिक अनिश्चित बना दिया गया। ठीक, इसमें एक दूसरी फैक्टर है मानसून का प्रभाव। मानसून का भी प्रभाव से सब्जियों को रेट और करती बढ़ती रहती है। ठीक, और एक और कारण है बाढ़ आता है, उसकी वजह से भी है। कुल 10% से कमी के अलावा वर्षा वितरण की तीव्र क्षेत्रीय अस्थायी विधिगत से बुराइयां या कृषि वस्तु को उपज की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। 8 सितंबर को दलहन की खरीफ बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में 8.6 की कमी दर्ज की गई। किसमें कमी दर्ज की गई? 8 सितंबर में दलहन की खरीफ बुआई में। ठीक है, एक अन्य मुद्रास्फीति चालक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, मुद्रास्फीति चालक का कच्चे तेल की कीमत बहुत तेज बढ़ रही है, वाकई बढ़ रही है। आप जाके बाज़ारों में आप जाकर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ओपेक समूह में प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा उत्पादन कटौती हो गई है। ठीक है, ओपेक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ओपेक क्या है। ठीक है, इसमें कितने देश होते हैं। ठीक, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा ओपेक के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधिकारिक आंकड़ों में 12 सितंबर को भारत में क्रूड बास्केट की कीमत को अगस्त के औसत में 7.2 से बढ़ाकर 92.65 डॉलर बैरल हो गई है। आरबीआई के नवीनतम मुद्रास्फीति डेटा में इसकी ब्याज दर गणना और बिगाड़ देगा। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति के सितंबर में अविश्वसनीय 250 आधार अंकों को घटाकर 4.33 की गति तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि मूल्य वृद्धि निश्चित रूप से जुलाई और सितंबर तिमाही के लिए मौद्रिक प्राधिकरण के 6.2% पूर्वानुमान से काफ़ी अधिक हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और हालांकि वास्तविक विकल्प बच गए। हालांकि मध्यवर्ती मूल्य स्थिरता लक्ष्य कितना है? 4% मुद्रास्फीति है। ठीक है, आरबीआई ने तनावपूर्ण जूझ रहा है। ठीक, इससे उम्मीदवारों को काबू पाने के लिए विफलता में विकास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? प्रोटेक्टिंग फ्लूड प्लेन इज द नीड टू ऑफ आवर इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्या? डेडलीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड इन हिस्ट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये गेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कहाँ पे हिंदी रूपांतरण इसका। गेट से पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है गेट? गेट क्या है? गेट है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसे आईटीओ के रूप में भी कहा जाता है। आईटीओ पहले ही हम लोग गेट बोलते थे। ठीक है, गेट मतलब होता क्या है? पढ़ा, आइए समझते हैं हम लोग। टैरिफ और ब्याज पर सामान्य समझौते की आज हुई घोषणा। ठीक, टोक्यो में घोषणा सर्वसम्मति से अपनाने में रास्ता साफ कर दिया गया। वस्तुओं की अधिमान्य उपचार के सवाल पर एक समझौता समाधान पर पहुंचा गया है। विकसित देशों में बाजारों में विकासशील देशों या विवाद विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों के माल के संबंध में तरजीही व्यवहार के संबंध में उपयोग कर केंद्रित है। तरजीही व्यवहार के उपयोग के रूप में केंद्रित है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोल देगा तरजीही व्यवहार क्या है, तो दो चार थे उसमें डाल देगा, एक डाल देगा, एक और परफेक्ट डाल देगा, उसमें कहीं का सही मिलान कीजिए। ये प्रीलिम से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, शब्द का उपयोग किया गया है। तरजीही व्यवहार शब्द का उपयोग किया गया है। तरजीही व्यवहार शब्द किससे संबंधित है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो तरजीही व्यवहार व्यापार से संबंधित है। ठीक है, और इसमें समझौते क्या क्या हुए हैं ये देखते हैं। विशेषकर अमेरिका ऐसा चाहते थे कि अपने देशों में विशेष समस्या के कारण शुद्ध उपयोग बचें। समझौता यह हुआ है कि तरजीही व्यवहार शब्द की बजाय विभेदक उपचार शब्द परिणाम स्वरूप विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं। विभेदक उपचार। ठीक है, अभी हम तरजीही व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं और किस लिए यूज़ हुआ है, और विभेदक शब्द जिससे परिणाम स्वरूप विशेष लाभ हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ये कौन कह रहा है? शब्द के बजाय विभेदक उपचार शब्द जिससे परिणाम स्वरूप विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं और उपयोग विकासशील देशों को माल उपचार प्रभाव घोषणा के पाठ में किया जाएगा। विकासशील देशों में सूत्रों ने बताया कि परिणाम केवल तरजीही उपचार ही हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि परिणाम केवल तरजीही व्यवहार ही हो सकता है। भारतीय वाणिज्य मंत्री ने आजीव विभेदन व्यवहार का मतलब कोई अधिमान्य व्यवहार हो सकता है। ठीक है, कहा है कि विचार में विभेदक व्यवहार का मतलब अधिमान्य व्यवहार ही हो सकता है। उन्होंने इसी रूप में स्वीकार किया। विकासशील देशों ने प्रतिनिधि मंडलों द्वारा व्यक्तों को भाव था। ठीक है, और टैरिफ और गैर टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैक्सेशन होता है। और क्या होता है? ठीक है, मालों पर जो अपने सामान से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो लगाया जाता है टैरिफ लगाया जाता है। ठीक, गैर टैरिफ दोनों देशों के विकासशील देशों को उद्योगों देशों एवं एक दूसरे को दिए जाने वाले लाभों के संदर्भ में तरजीही व्यवहार के मिलने की उम्मीद है।
इंपॉर्टेंट है तरजीही व्यवहार, वे प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप क्वेश्चन बना कर लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित है, गेट से या व्यापार से संबंधित, तो आप ऐसे कुछ उदाहरण देकर विस्तार रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, विकासशील देशों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और जब तक की चूँकि बात ये विकासशील देश झगड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, इसका जो की पॉइंट आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये बताएगा दर्ज इतिहास में सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली भूकंप कहाँ आया था। अभी बताया था ना, मोरक्को में आया था सबसे शक्तिशाली भूकंप। इसमें कितना लोग मारे गए। अंडमान निकोबार में 1941 और असम में 1987 में सबसे का भूकंप सबसे तीव्र था। भुज भूकंप में सबसे घातक था। इंडिया कैलेंडर से बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से चर्चा की गई और अब तक 2900 लोग मारे गए एक ही दिन में। ठीक, इससे पहले तुर्की में आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका पैमाना क्या था। तो सबसे हाईएस्ट पैमाना था मोरक्को का 6.8 मतलब समझ रहे हो 6.8 रिचर स्केल या इसको तीव्रता में नापते हैं हम लोग। ठीक है, भूकंप को किस में नापते हैं, तीव्रता में नापते हैं या रिचर स्केल में नापते हैं। ठीक है, दोनों में नापते हैं। तो ये बताएगा 1960 में 5.9 की थी भूकंप तीव्रता। ठीक है, 0 से 9.9 तक मापी जाती है। भूकंप पैमाना क्या होता है, 0 से 9.9 का ये 9.9 का ये क्या है, पैमाना है भूकंप मापने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। कितने लोग मरे हैं कि उसकी डाटा दिया हुआ है और कितनी की तीव्रता आई है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। आप इसमें आपदा के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके कुछ आंकड़े होते हैं, आप इसे नोट कर लें। जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आप क्वेश्चन को बनाने में या अच्छे से पूर्ण रूप से लिखने में, और डाटा अगर आपके पास पर्याप्त होगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज कर या वीडियो को स्टॉप कर पॉज करके स्क्रीनशॉट को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, इसका एनालाइज करते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट के वैशिष्ट्यों के बारे में 2015 में पेरिस समझौते के देशों द्वारा किए गए वादों को प्रतिज्ञाओं की स्थिति में G20 के पहले प्रकाशित इस रिपोर्ट में 17 प्रमुख निष्कर्ष क्या है। ठीक है, इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है। घोषणा पत्र में रिपोर्ट के निष्कर्षों का स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। रिपोर्ट में 2015 के पेरिस समझौते में हुए इस वैश्विक रिपोर्ट में क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या दिया है कि प्रगति की चर्चा के लिए हुए 3 बैठकों के परिणाम स्वरूप संश्लेषण रिपोर्ट में 2015 के पेरिस समझौते के वैश्विक स्टॉक टेक रिपोर्ट क्यों कहा जाता है। संश्लेषण रिपोर्ट में वैश्विक स्टॉक टेक नामक एक बड़े अभ्यास से जुड़ी हुई है, जो 5 साल में एक बार होने की उम्मीद है। 2015 से जब देशों ने सदी तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ाने से रोकने और जहां तक संभव 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखने के लिए पेरिस प्रतिबद्धता जताई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है कि क्या क्या हो सकते हैं इसमें, और इसका उदाहरण भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझौते हुए थे, कौन कौन से समझौते हुए पेरिस समझौतों में, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। पेरिस 2015 के पेरिस समझौते में वैश्विक स्टॉक टेक रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था। इस साल पहली रिपोर्ट में नवंबर पर चर्चाओं के महत्वपूर्ण प्रभावित करने की उम्मीद है, जबकि देश के प्रतिनिधि नवंबर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में 28वें संस्करण में दुबई के जुटेगा। ठीक है, कहाँ जुटेगा, 28वां का संस्करण कहाँ होगा, दुबई में होगा। कहाँ होगा, दुबई में ये सब जुड़ेंगे। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में नवंबर में ये होगा। कहाँ होगा, नवंबर में होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित जलवायु सम्मेलन 28वां संस्करण होगा। 8वां संस्करण होगा, 28वां संस्करण होगा। ठीक है, 28वां संस्करण होगा। ठीक, महत्वाकांक्षा बढ़ाई है तथा इसमें 2020 से प्रस्तुत किए गए थे तथा स्टॉकहोम का उद्देश्य 2025 से आने वाली NDC की प्रचारित होने से पहले देशों को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना है तथा 2022 से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण आयतन नहीं है। मिस्र की COP 27 से पहले जारी की गई थी, तो 106 देशों ने NCP का विश्लेषण कर
निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया था, तब पेरिस सहमत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। ठीक है, आगे क्या है, 23 बिलियन टन CO2 कटौती की आवश्यकता थी। उत्सर्जन रखने के लिए क्या गया, 23 बिलियन टन CO2 को कम करने की आवश्यकता थी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के तहत। मतलब कि अगर आप पूछ सकते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अगर क्या क्या कदम उठाए, तो ये भी डाटा आपको मिल गया। 23 बिलियन टन CO2 कम करने की आवश्यकता है और आवश्यकता थी। पेरिस समझौते में ये कहा गया है। ठीक है, किस समझौते में, पेरिस समझौते में कहा गया है। पेरिस समझौता में इसका क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम टेक वैश्विक स्टॉक टेक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक, 2 से 3 बिलियन टन की कटौती होगी, लगभग 20 बिलियन टन का उत्सर्जन अंतर रह गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कितना रह गया है, 20 बिलियन टन का उत्सर्जन रह गया है। 17 शीर्षक वक्तव्य कहते हैं कि पेरिस समझौते ने देशों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जलवायु संकट की तात्कालिकता को संकेत देने के लिए प्रेरित किया है। सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्था को जीवाश्म ईंधन और व्यवसाय को दूर करने के तरीकों को समर्थन करने की आवश्यकता है। ठीक है, जबकि तीव्र परिवर्तन और विघटनकारी को हो सकते हैं। देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि आर्थिक परिवर्तन न्यायसंगत और समावेशी को कहा गया है। ठीक, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 43%, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 43% और 2025 से 2035 में 60% तक कम करने और वैश्विक स्तर पर 2050 तक नेट शून्य CO2 उत्सर्जन को तक पहुंचने के लिए बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षा को आवश्यकता होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे लिख सकते हैं, की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कार्बन कैप्चर भंडारण तंत्र के बिना कोयला संयंत्र को तेजी से समाप्त करना होगा, वनों की कटाई को, भूमि क्षरण को रोकना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्सर्जन कम करने की सिंक संरक्षित है। जो इसके की पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए और उसको जो मेन पॉइंट प्रभाव क्या पड़ता है, वैश्विक स्टॉकहोम रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। G20 सम्मेलन में G20 सम्मेलन कर रहे हैं, आगामी सम्मेलन के खाका तैयार होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह G20 नेताओं ने घोषणा की है कि गुण सुनवाई दी थी तथा शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण परिणामों से एक माना गया है। यह दस्तावेज पहली बार औपचारिक रूप से दुनिया को नवीनीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आवश्यक वित्त में भारी उछाल की मान्यता देता है तथा घोषणा पत्र में विकासशील देशों के लिए 2000 से पहले की अवधि और देखो इसमें क्या कह दिया है, 5.8 और 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था ना, जलवायु परिवर्तन से रोकथाम के लिए कितने की इसका लक्ष्य रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था 5.8 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया था तथा 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता उल्लेखित किया गया है। और आवश्यकता कितना रखा गया, 4 ट्रिलियन की आवश्यकता को, 4 ट्रिलियन डॉलर आवश्यकता को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 45 पन्नों का रिपोर्ट है, 17 प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, दुनिया मिलाकर सुझाव दिए गए, दुनिया को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राह पर नहीं है। हालांकि अभी तक देशों के लिए एक साथ काम करने के लिए तेजी संकीर्ण होती खिड़की है। 17 शीर्ष बयानों में कहा गया है कि सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्था को जीवाश्म ईंधन व्यवसायों को दूर करने के लिए तरीकों का समर्थन करने की आवश्यकता है और राज्यों को समुदायों को प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। दिल्ली पर्यावरण पहली बार औपचारिक रूप से दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आवश्यकता वित्त में भारी उछाल को मान्यता देता है। ठीक है, जो जिसका की पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है, ज़रूर आप इसे पढ़िएगा। ये एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट है और GS के पॉइंट भी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय है। ठीक है, और जैव ऊर्जा संबंध इसके पहले मैंने पढ़ाया। ये दोनों एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट था और अच्छे से आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और जो उसका की पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है। और जैव ईंधन से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा कि उसके क्या क्या लाभ हैं और जैव ईंधन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, रूपांतरण क्या है, सब इसके बारे में मैंने बताया है। आप जाकर मेरे वीडियो पे जरूर जाइएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा और सबसे पहले ही वही आएगा वीडियो, जैव ईंधन क्या है। ठीक है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। इससे पहले मेरे जो चैनल था उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और बहुत अच्छा था, पर वो स्ट्राइक आ गया और चैनल ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया हुआ है और इसमें हर रोज़ इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए।
आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरह वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रीलिम्स और यूपीएससी से रिलेटेड और पीसीएस से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करूंगा, जिससे आपको असुविधा ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्थ ऑब्जर्व एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द रियलिटी ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, 370 के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 का जन्म निस्तरीकरण और कश्मीर के विशेष स्थिति का वास्तविकता। सुप्रीम कोर्ट और कश्मीर की कानूनी मुद्दों को फैसला करता है। 3 पुस्तकें ऐतिहासिक परिदृश्य से संवैधानिक गारंटी को समझ और जम्मू कश्मीर के राज्य को दर्जा होने के बाद परिणामों को प्रदान करती है। 5 सितंबर को मुख्य रूप से न्यायाधीशों ने DY चंद्रचूड़ जो है DY की 16 दिनों के एक संविधान के अध्यक्षता वाली खंडपीठ की विस्तारित सुनवाई के बाद चंद्रचूड़ की पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुनवाई याचिकाकर्ताओं को सरकार दोनों के दलीलों को क्या अनुच्छेद निरस्त करने को जम्मू कश्मीर के राज्य को दर्जा खत्म करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को संवैधानिक थी, इस इन्होंने कहा गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की समस्या को विविध दृष्टिकोण कई किताबें जम्मू कश्मीर और विशेष स्थितियों की वास्तविकता को झलक प्रदान करती है तथा यहाँ कैसे पहुँची। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। 370 हटा दिया गया। अपनी नई किताब में ए मॉडर्न ऑफ सूक्ष्म अनावरण में कहा गया कि ए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द जम्मू कश्मीर द ट्रम्बंट ईयर्स ऑफ द महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ संयुक्त संधि के साथ भारत को सौंप दिया था। राजा हरि सिंह ही जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, आप याद रखिएगा। 1949 में महत्वपूर्ण क्षण का प्रकाश डालती है। राजा हरि सिंह एक नए युग की शुरुआत करते हुए इस रियासत से चले गए। चौथी पीढ़ी के डोगरा शासक के निवासक चुनने के लिए मजबूर होने के लिए बाकी दिनों तो बम्बई बिताए हुए एक प्रभुत्व चुनना था। भारत या पाकिस्तान रियासत इसमें से शामिल हो गई। ऐसे ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को ठीक करने से एक व्यापक इतिहास की पेशकश डोगरा का नजरिया अपनी निगाहों फैलते हुए कश्मीर घाटी से परे सिंह जीवन का सूक्ष्मता अनावरण करते हैं। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने 1895 में जन्म से लेकर 1925 तक उनके सिंहासन पर बैठने और शासन का निरंकुशता, असंवेदनशील भ्रष्टाचार और मुस्लिम विरोधक भावनाओं को आरोप को संबोधित करते हुए डोगरा वंश की छवि को फिर से परिभाषित करने का एक दृढ़ प्रयास किया था। 13 जुलाई 1931 को मिलती है और 21 कश्मीरी घटनाओं को श्रृंखला को शिकार हो गया। ये थोड़ा पढ़िएगा आप, इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के नज़रिए से। और राजा वंश के पतन को जन्म दिया और साथ ही बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के बीच भी बोए। जैसे जैसे भारत की आज़ादी के करीब पहुंचा गया, जम्मू कश्मीर का भाग्य खतरे में पड़ गया। पुस्तक आदिवासी आक्रमण का विश्लेषण करती है और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका मूल्यांकन करती है। उनकी हिचकिचाहट के कारण भारतीय सैनिकों की तैनाती में देरी हुई। ठीक है, जो उनकी हिचकिचाहट थी और भारतीय सैनिकों की तैनाती में देरी हुई और गिलगिट और सकुट जैसी रणनीति क्षेत्रों का नुकसान हुआ। सिंह का विवरण। महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में रियासत को छोड़ने की धारणाओं को चुनौती देता है और क्योंकि हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, एक बार सूक्ष्म परिदृश्य प्रदान करता है। सिंह कहते हैं कि श्रीनगर में स्थित स्थिति के बारे में वीवी मेनन ने मूल्यांकन कर महाराजा को ग्रीष्मकालीन राजधानी से चले जाने की सलाह देने के प्रेरित किया था। संवैधानिक इतिहास क्या हुआ था इसमें? संवैधानिक इतिहास ये हुआ था कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के संवैधानिक इतिहास 1946 से 2010 तक की अवधि को कवर करते हुए जम्मू कश्मीर के संवैधानिक विकास का पता लगाता है। उनकी पुस्तक अनुच्छेद अधिनियम में 5 महीने की लंबी बातचीत का एक सिंहावलोकन देती है, जो 17 अक्टूबर 1949 को 370 व अनुच्छेद के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे नष्ट हो गया। राज्य की असंवैधानिक विकास और उसके बाद भारत संघ के साथ इसके संबंधों का पता लगाते हुए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके साथ ही अनोखा प्रावधान भी लागू हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा ये इसमें कहा गया है कि 370 जम्मू कश्मीर की द्वितीय कानूनी ढांचा स्थापित किया है। ठीक, और पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है संवैधानिक विश्लेषण के साथ इतिहास का इसका सहज संलयन। नूरानी जम्मू कश्मीर संविधान की सावधानीपूर्ण जांच करते हैं, जो राज्य के अद्वितीय संवैधानिक ढांचे के विकास को गहन खोज और पेशकश करते हैं। 370 जम्मू कश्मीर के लिए 6 विशेष प्रावधान शामिल थे। जिसमें से ये 3 थे जिसमें राज्य संविधान रखने की अनुमति थी। क्या क्या ये थी?
इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। राज्य पर संसद की विधायी शक्ति 3 विषय रक्षा, विदेशी मामले, संचार तक सीमित थी। अन्य संवैधानिक प्रावधान या अन्य शक्ति कश्मीर तक बढ़ाया जाना था। तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यकता होती है। इसमें से किसी भी कार्य को इसका विस्तार या किसी भी जम्मू कश्मीर से फैसले परिसीमन आयोग लगाने से संबंधित उस 370 कानून ये था कि इसमें विशेष दर्जा दिया गया था कि वहाँ के विधानसभा को सहमति लेकर ही करना होता था। ठीक है, तो उसमें उसको कुछ विशेष रियायत मिली हुई थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नूरानी के केंद्र और नियुक्त राज्यपाल द्वारा सदर रियासत कश्मीर और शेष भारत के असंवैधानिक प्रमुख हैं। प्रतिस्थापन की जांच के परिवर्तन जिसका क्षेत्र को स्वायत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा। नूरानी की कथा ऐतिहासिक वृत्तांतों में परे हैं, एक अत्यंत राजनीतिक व अनुच्छेद 370 की क्रमिक क्षरण से पीछे की राजनीति का स्पष्ट रूप से चित्रण करते हैं। ठीक है, इसमें बारे में और कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट मैंने है बताया आपको। इम्पोर्टेंट था उसलिए मैंने पूरा पढ़ा भी। 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ, जिसके लोग अदृश्य हो जाते हैं और उपांग के रूप में प्रतिमान कश्मीरी और आबादी आतंकवादी सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी का सामना करती है। बहुत सारे परिश्रम भी हुए हैं। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों का खामियाजा भुगतना पड़ा। पुस्तक मुख्य रूप से कश्मीरी नेतृत्व की आलोचना करती है और महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के साथ गठबंधन के क्षेत्र को अस्थिर दिया। भसीन ने अनुच्छेद 370 में निःशस्त्रीकरण की वैधता को चुनौती देते हुए जम्मू कश्मीर के बीच संवैधानिक पुल के रूप में ऐतिहासिक महत्व जोड़ दिया। ठीक है, जटिल के रूप में कश्मीर और शेष भारत के संवैधानिक जटिल रूप में वर्णित भसीन का वितरण कश्मीर की विविध पहचानों और विचारधाराओं आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनि होता है और जो संघर्ष, राजनीति, सामाजिक संरचनाओं और एक सूत्र आबादी के बहुमुखी आयामों को दर्शाता है। 3 पुस्तकें एक सम्मुख त्रय बनाती है। जम्मू और कश्मीर परिवर्तन असंख्य पहलुओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा है, समकालीन पत्रकारिता अन्वेषण सामूहिक रूप से क्षेत्र की जटिल टैपेस्ट्री को उजागर करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर अंतिम फैसला का प्रतीक्षा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अतीत, इसके वर्तमान परिभाषित करने के लिए संवैधानिक जटिलताओं और अनुच्छेद के परिणाम के बारे में आवश्यकता अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मैंने पढ़ा, आप लोगों को समझ आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ना आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूर्णतः अच्छे से पढ़िएगा, जिससे और डीप एनालाइज होगा इसके बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं जीएस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक, इसमें क्या है, प्रश्न क्या है, कौन सी लिपि है आधुनिक हिंदी लिपि का है, राजभाषा विभाग के लिए उत्तरदायी मंत्री कौन है, इसके बारे में जो है मैंने बताया। पिछले दिनों दैनिक प्रश्नोत्तरी के प्रश्न में है कि मतलब जो इसमें क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश एवर हिंदी नेवर के बारे में साथ तमिलनाडु के हिंदी थोपने का विरोध किया था, वह भारत के अंतिम गवर्नर थे, कौन है ये। ठीक है, द्रविड़ भाषा में लिखित साहित्य के बजाय मौखिक साहित्य के लिए जानी जाती है। यही एक कारण है कि 8वीं अनुसूची में स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत का नाम बताएं। पिछले दिनों दैनिक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न और यह है कि उत्तर में उन 4 स्थानों का नाम बताया जो 9/11 हमले में दर्ज किए गए थे। पेंटागन, ग्रामीण और पेल्सिवे ट्विन टावर। अच्छा, ये तो इसका जो क्वेश्चन पूछता है द हिंदू, उसके बारे में है। बस ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा फालतू का पढ़ना नहीं है। ठीक है, फॉर सिकल सेल पेशेंट ऑफ द एलिविजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो सिकल सेल से अविकार बीमारी वाली रोग है, इसकी कब रोग दिवस मनाए जाते हैं, सिकल सेल, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप अच्छे से जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, आनुवांशिक विकार वाली बीमारी है। ठीक है, और 2047 से 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लिए अभियान प्रचार करने किया गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इस पर ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ खास नहीं है, जो इसमें महवर विकल्प के रूप में है वैसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कितने लोग विकल्पित हैं, 25% विकलांगता की दृष्टि से झेल रहे हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट पे।
रशिया विल हेल्प विद द नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट प्लान। पुतिन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच उपग्रह योजना की मदद करेगा। पुतिन एक शिखर सम्मेलन में किम जोंग उन पश्चिम के खिलाफ एक पवित्र लड़ाई के रूप में मदद करने की कसम खाई है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के प्योंगयांग में हथियार मांगने का संकेत दिया है। यही रूस यूक्रेन के बारे में, और उनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोरिया को उपग्रह लॉन्च करने में मदद करेगा। कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कहा कि पश्चिमी में उनकी पवित्रता लड़ाई मॉस्को में उनका पूरा समर्थन है। रूस के सुदूर पूर्व और कॉस्मोड्रोम से मिले हैं, ठीक है, ये बताया गया। उनसे पूछा गया है कि क्या दोनों अंतरिक्ष स्टेशन पाने के बारे में क्या बात करेंगे। श्री पुतिन ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बोस के शिखर पर मूस काय के हथियारों और गोला बारूदों के घटते भंडार को फिर से भरने के लिए आपूर्ति की जा रही है। यही बातें हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। और रूस यूक्रेन के जो मुद्दे हैं उनके समर्थन पाने के लिए और हथियार के मांगने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और प्रौद्योगिकी में बहुत सी रुचि दिखाते हुए टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये तो आकलन किया गया है जो न्यूज़पेपर में छपा है, ठीक है। ऑफिशियली न्यूज़ में क्या आएगा वो तो पता नहीं क्या होगा। औपचारिक नाम चमचमाते हुए अंतरिक्ष स्टेशन के श्री पुतिन के साथ बैठक की शुरुआत में किम जोंग ने कहा, रूस के साथ अपनी पारंपरिक मित्रता और संबंधों को विकसित करने के लिए उत्तर कोरिया की अटल स्थिति है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग जैसे तेज़ी से अलग थलग हो गया, वाशिंगटन और सहयोग द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। हथियार और अच्छा व्यापार के लिए सहमत हो गए दोनों देश, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण कोरिया अधिकारों में चिंता व्यक्त की थी। श्रीराम की श्री किम रूस को हथियार और गोला बारूद प्रदान करेंगे। यही तो हथियार के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक। और वीडियो आज का पूरा एडिटोरियल समझ में आ गया होगा, और आज का पूरा न्यूज़पेपर जितना भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने आप लोगों को बताया। तो हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद। आगे मिलते हैं कल के द हिंदू में 15 अगस्त के हिंदू एडिटोरियल में मिलते हैं, और 15 अगस्त के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पर मिलते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए सबसे बेहतरीन है। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं बताएगा, हिंदी मीडियम वाले को कोई नहीं पूछेगा। तो इससे अच्छा है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही इसको रूपांतरण करने में समय लगता है, बहुत ही वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।